हेलो फ्रेंड्स। मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए मेजरमेंट का टॉपिक लेकर आया हूं और इसे हम एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। मेजरमेंट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बेसिक से हम, स्टार्टिंग से, कि क्या होता है मेजरमेंट और क्या नहीं इसके बारे में, और अलग अलग जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इसमें, जैसे एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मेगर, एनर्जी मीटर, जितने भी है उन सभी को हम स्टेप बाय स्टेप हम उसको डिस्कस करेंगे और उससे बनने वाले जितने क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्टिंग से, कि मेजरमेंट होता क्या है। जब हम किसी स्टैंडर्ड मान से हम किसी वैल्यू को मापते हैं, क्वांटिटी को तुलना करते हैं किसी अलग से, इस प्रक्रिया को ही हम मेजर करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक का लंबाई को मेजर कर रहे थे। स्टैंडर्ड मान है जो मीटर है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो इससे हम मेजर कर रहे हैं, तो ये अलग अलग प्रकार से, जैसे कि मीटर हो गया, उसके बाद केजी हो गया, सारी चीजें जो मेजर करते हैं उसको हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट होता क्या है। ठीक है, जब विद्युत क्वांटिटी जैसे कि वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और शक्ति हो गई, या फ्रीक्वेंसी हो गया, या ऊर्जा, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस हो गया, और प्रतिरोध आदि को नापते हम, तो ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग मेजरमेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट कहलाएगा। डायरेक्ट मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेजरमेंट होता क्या है। डायरेक्ट, जब किसी स्टैंडर्ड मान से तुलना करके हम डायरेक्ट एक अनजान क्वांटिटी को नाप देते हैं। ठीक है, मतलब जो हमें पता नहीं है उसको हम मेजर करते किसी अलग क्वांटिटी कंपैरिजन करके। ठीक है, इसे डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि मीटर का इस्तेमाल करके दूरी, या लीटर का इस्तेमाल करके किसी द्रव्य का नापना। इसके लिए किसी अन्य डिवाइस या अरेंजमेंट की आवश्यकता नहीं होती इसके लिए। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेजरमेंट की अगर बात करें तो किसी क्वांटिटी को नापने के लिए हम अन्य डिवाइस की हमें आवश्यकता होती है, उसे हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि वोल्टमीटर हो गया, वोल्टमीटर से हम क्या मेजर करेंगे? वोल्टेज को मापेंगे। एमीटर से हम धारा को, यानी करंट को, इलेक्ट्रिकल करंट को हम मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम सत्यमान क्या होता है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू एक्चुअल में क्या रहेगा? तो वह मान होता है जो हमें बिना किसी त्रुटि के चाहते हैं, मतलब कोई भी त्रुटि ना हो, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसी को हम क्या बोलेंगे? सत्यमान। जिस मान से हम नापते उस क्वांटिटी की तुलना करेंगे हम। ठीक है, उससे जो एक ट्रू वैल्यू है और जो हम मेजर करें उसमें दोनों के बीच में हम मेजर करेंगे। अगर वो कम आ रहा है इसका मतलब है कि वो कम बता रहा है हमें। ठीक है, एग्जैक्टली जितना चाहिए और जितना है वो होना चाहिए। ठीक है, मेजर वैल्यू हम आप वह यह वो मान है जो नापने के बाद हमें प्राप्त होता है, जो मतलब मेजर करने के बाद। जैसे कि 10 वोल्टेज करंट है हमारे पास, 10 एम्पियर की करंट है। ठीक है, अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं किसी एमीटर से और वो हमें 9 बता रहा है, तो 9 मेजर वैल्यू है एक, और ट्रू वैल्यू कितने उसकी 10 है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस एक आएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास एक लॉसेस हो रहा है। ठीक, एरर, त्रुटि जिसे बोलेंगे हम। ठीक है, त्रुटि क्या होता है? ट्रू मान और मेजर मान के जो अंतर रहता है उसे हम त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, त्रुटि जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एरर। ठीक है, एरर क्या होगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं हम, दोनों के बीच में डिफरेंस है ये। ठीक है, परसेंटेज त्रुटि अगर निकालना है तो हमें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू गुणित में 100 करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम परसेंटेज एरर का अगर एक न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि जेई लेवल पे भी बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आईटीआई में भी आ सकते हैं इससे। ठीक है, एक वोल्टमीटर में ट्रू वैल्यू इतना हमारे पास है ना, कितने हैं? 220। और मेजर वैल्यू कितने हैं? वोल्ट इतना आपका है 200। तो त्रुटि कितनी होगी? तो देखो 220 है और 200 वो मेजर कर रहा है, इसका मतलब 20 तो एरर है हमारे पास, ये एरर आ रहा है। अब ये परसेंटेज में निकालने के लिए बोलेंगे, अगर इसको हम परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में अंतर करेंगे। 220 माइनस 200 बटे 220।
बराबर हम क्या करेंगे, 20/220 गुणित 100 कर लेते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो, दो से तो ये कितना आ जाएगा 11, 100/11 कितना होगा, 100/11 यहाँ पे अगर मैं साइड में लिखता हूँ 100/11 तो ये 9.09 हो जाएगा। इतने परसेंटेज होगा एरर। कितने परसेंटेज है, 9% है। अब एक्यूरेसी, जो मेजरमेंट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्यूरेसी होना चाहिए। जो भी हमारा इक्विपमेंट है वो एक्यूरेटली मेजर करने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होता है, ट्रू मान के पास वाली जो क्वांटिटी मान होता है, जैसे 10 है तो हमारा मेजरमेंट होना चाहिए 9.9 भी रहेगा तो भी उसके पास वाला है, 9 रहा तो इससे थोड़ा दूर होगा, 8 रहा तो और ज्यादा, तो ये ज्यादा एक्यूरेटली नहीं है, सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इसमें रहेगा। ठीक है, जितना पास रहेगा उतना हमारा एक्यूरेसी। सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी होता है आउटपुट क्वांटिटी तथा इनपुट क्वांटिटी के अनुपात को हम सेंसिटिविटी बोलेंगे। किसको बोलेंगे, सेंसिटिविटी, आउटपुट बटे इनपुट को हम क्या बोलेंगे, सेंसिटिविटी। या डिफ्लेक्शन, जितना हमारा स्केल डिफ्लेक्शन कर रहा है और जितने हमने वोल्टेज दी है। ठीक है, किसी भी स्केल की त्रुटि अगर हमें निकालना है, स्केल त्रुटि, ठीक है, स्केल की त्रुटि तो परसेंटेज एरर जो त्रुटि में फुल स्केल के लिए, ठीक है, गुणित में हम फुल स्केल जो मान रहेगा वो बटे में जिस मान पर त्रुटि का पता करना हो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर हम इसको देखते हैं। तो एक वोल्ट मीटर है मान लो जो जीरो से लेकर 200 वोल्ट तक मेजर करता है, तो ये फुल स्केल लेना है हमें। ठीक है, और फुल स्केल त्रुटि कितने हैं, 2%। तो इसकी 50 वोल्ट मेजर करने पर कितनी त्रुटि होगी वो देखना है। ठीक है, तो कितनी है हमारे पास, 2% त्रुटि है, फुल स्केल त्रुटि। ठीक है, ये परसेंटेज में। और फुल स्केल मान कितना है इसका, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है, 200। अब हमें निकालना है 50 पे त्रुटि निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, जीरो से जीरो और 5 से 5 चौक 20 और 4 दूनी 8, तो ये प्लस माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, +-8% त्रुटि होगी इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने उच्च स्केल पर सबसे एक्यूरेट कार्य करता है, मतलब हाई स्केल वैल्यू पर यह सबसे ज्यादा एक्यूरेटली कार्य करेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके रेजिस्टेंस की अलग अलग कैटेगरी पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ रेजिस्टेंस और वैल्यू के अकॉर्डिंग टाइप। फिर उसको हम मेजर करेंगे कि इस वैल्यू की किस किस मेथड से हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यह धारा के बहने का विरोध करता क्या है, प्रतिरोध क्या करता है, रेजिस्टेंस धारा के बहने का विरोध करेगा। और रेजिस्टेंस बराबर रो एल बटे ए, मतलब लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, इस फार्मूले के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लो वैल्यू का रेजिस्टेंस जो एक से कम रहता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस रहता है, जो कि जनरेटर में, मोटर में, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रहता है एक से कम। ठीक है, मध्य वैल्यू का जो रेजिस्टेंस, मीडियम प्रतिरोध जिसे बोलेंगे, 1 से लेकर 100 किलो ओम तक रहेगा ये, 1 ओम से 100 किलो ओम तक होगा ये। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए यूज किया जाता है, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में 1 ओम से 1 मेगा ओम तक भी इसको हम बोल सकते हैं, 0.1 मेगा ओम भी हम इसको लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करा है। अब लो वैल्यू प्रतिरोध नापने के लिए अलग अलग मेथड का हम यूज करते हैं। उस मेथड को देखना है कि कौन कौन सी मेथड का हम यूज कर रहे हैं, और ये एग्जाम में डायरेक्टली आपको आईटीआई लेवल पे पूछ सकता है। जैसे कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर मेथड का यूज करेंगे या केल्विन डबल ब्रिज मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसको याद रखना, केल्विन डबल ब्रिज का मेथड का यूज किस में करते हैं, तो लो वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। और मीडियम प्रतिरोध नापने के लिए तो वोल्ट मीटर एमीटर विधि का, जैसे वोल्टेज और एमीटर मतलब करंट दोनों को मेजर कर लेंगे तो हम निकाल सकते हैं आर बराबर वी बटे आई। ठीक है, अगर वोल्टेज निकल गया और करंट निकल जाएगा तो हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ओम के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन विधि
ये भी इससे भी करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज से मीडियम वैल्यू की रेजिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ओम मीटर और कैरी फोस्टर ब्रिज, ये 5 मेथड है जो कि मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उच्च प्रतिरोध नापने की विधि अगर हम बात करेंगे तो लॉ ऑफ चार्ज मेथड, क्या है? लॉ ऑफ चार्ज मेथड, डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि, मेगर मेगा ओम मीटर मेथड का हम यूज करते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना, मेगर का यूज सबसे ज्यादा करते हैं जो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, तो देखो प्रतिरोध से प्रेरकत्व प्रभाव कम करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बायफाइलर वाइंडिंग का यूज करते हैं। किसका? प्रतिरोध से हम इंडक्टिव इफेक्ट को कम करने के लिए, ठीक है, बायफाइलर वाइंडिंग का यूज करते हैं। और प्रतिरोध से कैपेसिटिव प्रभाव को कम करने के लिए पेरी वाइंडिंग का यूज करते हैं, आयरेटम पेरी वाइंडिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, इसको आप याद रखिए कि इंडक्टिव इफेक्ट के लिए बायोफाइलर वाइंडिंग का यूज करेंगे और कैपेसिटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आयरेटम पेरी वाइंडिंग का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, सीबेक प्रभाव को कम करने के लिए रिवाइलेबल स्विच का यूज करेंगे। किसका? रिवायरेबल स्विच का यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में जोड़ने वाली लीड का प्रतिरोध कम नहीं होता है, केल्विन डबल ब्रिज में लीड का प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा उसमें जो लीड रहेगी उसका प्रतिरोध कम नहीं होता, लेकिन केल्विन डबल ब्रिज में उसमें लीड का प्रतिरोध कम हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी हम 3 टाइप देखेंगे, लो वैल्यू, मीडियम एंड हाई। तीनों प्रकार की जो वैल्यू रहेगी उसमें अलग अलग हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो कैपेसिटर डी साउटी ब्रिज से मेजर करते हैं और शेयरिंग ब्रिज से भी मेजर करते हैं कैपेसिटर को, ठीक है। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा पावर फैक्टर और रिलेटिव परमिटिविटी भी मेजर की जाती है, इसको रखना याद। पावर फैक्टर भी मेजर करते हैं हम शेयरिंग ब्रिज से, या रिलेटिव परमिटिविटी भी हम इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्रेरकत्व इंडक्टेंस, ठीक है। इंडक्टेंस मेजर करने के लिए इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, ठीक है। इंडक्टेंस इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये इंडक्टेंस है, ठीक है। इसको मेजर करना, इसमें देखो मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस विधि का यूज मध्य कोइल के लिए, जैसे कि 1 से ज्यादा और 10 से कम, 1 हेनरी से ज्यादा और 10 हेनरी से कम के लिए हम यूज करेंगे। और हेज ब्रिज का हाई वैल्यू के लिए जो 10 से ज्यादा रहेगा। और एडरसन ब्रिज रहता जो कि 1 से कम वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, 1 से कम के लिए। आउन आउंस ब्रिज यस बढ़ने वाली इंडक्टेंस को नापता है, जो बढ़ने वाली वेरिएबल इंडक्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। जो ब्रिज प्रतिरोध को नापते हैं वो डीसी ब्रिज कहलाते हैं, तथा अ, जो ब्रिज कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस को नापते हैं उसे एसी ब्रिज कहेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है कि जो रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं उसको हम डीसी ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? डीसी ब्रिज। एंड जो कैपेसिटर और इंडक्टेंस को मेजर कर रहा है उसे हम एसी ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली पूछ सकता है एडरसन ब्रिज कौन सा है, तो एसी ब्रिज है एडरसन। हेज ब्रिज भी, ठीक है। एडरसन लो वैल्यू को मेजर कर रहा है और मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस विधि ये मीडियम को, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा इसका भी। तो फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए वेन ब्रिज का यूज किया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में अगर हम देखते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें चारों ओर क्या है? रेजिस्टेंस है आर पी क्यू एस, और ये हमारा करंट ये मध्य में आ रहा है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है। इसमें क्या होगा? एक ब्रिज है ये, और ब्रिज
कि एक शर्त है, जब यहाँ पर जीरो होगा करंट, तो जीरो कब होगा, जब ये बराबर रहेगा तब। जैसे कि ये और ये दोनों बराबर, आर क्यू बराबर में होगा पी एस, तो ये दोनों जब बराबर रहेगा तो ये हमारे पास रहेगा आर बराबर पी बटे क्यू पॉइंट एस। ठीक है। दिए गए ब्रिज में यदि आई जी बराबर जीरो हो तो आर का मान बताओ। तो इसमें अगर हमारे पास देखो एक क्वेश्चन ये दिया है, इसमें इसका मान जीरो बोल रहा है, जीरो का होता जब ये बराबर रहती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 गुणित आर, 15 गुणित आर यहाँ पे लिखा बराबर में 3 गुणित 10, तो ये 30 हो जाएगा। 30 बटे में इधर हम इसको ले आते 15 को, तो 15 पाँच, 3 से काट लेते हैं हम इसको, 3 या 5 15, 5 3 बार 5 से 5 दूनी 10, तो ये 2, यानी कि आर बराबर कितना होगा, 2 ओम होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास आ गया। ठीक है, ये डीसी ब्रिज होगा। एसी ब्रिज की बात करेंगे हम। एसी ब्रिज में क्या होता है, एसी ब्रिज में बैलेंस होने के लिए दो शर्त आ, होना चाहिए, उसमें दो शर्त, जैसे कि इसका इम्पीडेंस और इसका इम्पीडेंस दोनों का गुना होगा, और इसका इम्पीडेंस 4 और 3 दोनों बराबर होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, और जो एंगल है, ये वाला एंगल Q1 एंड Q3, प्लस करेंगे हम Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू में Q2 प्लस Q4। ठीक है, ये हमारे पास रहेगा। अब देखो, अब इसी में हमें एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको हम कर लेते हैं एक एसी ब्रिज का। तो सबसे पहले क्या है, रेजिस्टेंस इसका निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे। तो देखो 5 और ये Z1 का मान निकालना है। ठीक है, ये 10 है और ये 50, 10 और 50, तो 5 से इसको हम काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो जेड का मान आ जाएगा 100। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं एंगल 1 प्लस 10 बराबर में करेंगे हम 20 प्लस 30, तो इसको प्लस कर दिया हम 50 बटे, बटे नहीं, ये इधर माइनस आएगा, 50 में से 10 जाएगा तो 40 डिग्री, तो यानी कि 140 डिग्री आ गया। ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये ऐसी की बात हुई। अब हम सिंबल देखते हैं। ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, उसके हम सिंबल भी रहते हैं, वो सिंबल आईटीआई लेवल पे पूछ सकते हैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल बोलते हैं, जो कि ये एक सिंबल है। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर का ये सिंबल रहेगा। रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। और पीएमएमसी थर्मोकपल, इसमें थर्मोकपल इसलिए कि एसी डीसी दोनों को मेजर कर रहा है, पीएमएमसी है, लेकिन थर्मोकपल का यूज किया गया है इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन, ये है मूविंग आयरन, आयरन टाइप मूव करेगा। ठीक है, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, ये हमारे पास। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट टाइप देखेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। यह दी गई राशि के मतलब मान रहेगा, दी गई जो भी क्वांटिटी रहेगा उसको एक डिफ्लेक्शन करके उसको शो करेगा, उसको मेजर करके नहीं, मापेगा नहीं कि कितनी है कितनी नहीं, केवल उसकी प्रेजेंस को वो बताएगा। ठीक है, यह दी गई राशि को डिफ्लेक्शन द्वारा अपने स्थिरांक तथा सुई से सीधे नाप देता है, जैसे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर रहेगा। ठीक है, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो ये स्केल बनी रहती है, इसके ऊपर एक स्केल रहती है जिस पर पॉइंटर के माध्यम से राशि को मापता है ये। ज्यादातर इसी इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉइंटर जो बना रहता है, ये स्केल है, इसके ऊपर इस तरह से वो दिखेगा। और जो पॉइंटर रहता है एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। एल्यूमिनियम का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो हल्का होता है और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कम रहती है। ग्रेविटी की बात करेंगे एल्यूमिनियम की, तो 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। अब हम
जो हमारे पास है इंस्ट्रूमेंट, कौन सा, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हमें चलाने के लिए, प्रॉपरली उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग हमारे पास रहते हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हम देखेंगे। पहले, सबसे पहले एक इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। इंडिकेटिंग टाइप वो इंस्ट्रूमेंट होता है कि जिस समय पे हम जिस वैल्यू, जैसे करंट को मेजर करा किसी सर्किट में या वोल्टेज को मेजर करा, तो उस समय पे जो भी वैल्यू है उसको वो प्रेजेंट करेगा स्केल पे ऊपर। ठीक है। स्केल यूज की जाती है तथा नापे जाने वाली राशि के अनुसार पॉइंटर स्केल मान को दर्शाता है, जिससे वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर शो करेगा। और इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? इंट्रीगेटिंग, तो इंट्रीगेटिंग वो इंस्ट्रूमेंट है कि जब से हम इस मीटर को लगाए, वो तब से जितनी एनर्जी खपत हुई है उन सबको वो क्या करेगा, काउंट करता चलेगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक निश्चित समय में किसी भी राशि के मान को नापेगा। एक निश्चित, जब एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, कितनी एनर्जी खपत हुई है, वो उसको दिखाएगा वहां पे। इसकी एग्जांपल में एम्पियर, घंटा मीटर या किलोवाट मीटर या फिर एनर्जी मीटर, ये इसको आप ध्यान रखना कि इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है। ठीक है। और एक तीसरा आता है जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। यह पॉइंटर वो स्केल के माध्यम से हम, उसमें क्या रहता है, एक ग्राफ रहता है। ग्राफ रहेगा, उस पर पॉइंटर या स्केल की जगह पे हम एक ग्राफ का यूज करेंगे या पेन का यूज करेंगे। ये बने हुए किसी निश्चित समय पर किसी राशि के मान को देख बदलता रहता है। जैसे कि अभी 10 है, तो अभी 10 मिनट बाद कितना होगा, तो वो शो करता रहेगा उसमें। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट में कार्य करने वाले टार्क, अगर हम इंस्ट्रूमेंट, एक प्रॉपरली एक इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करेंगे तो कौन कौन से टार्क मेनली हमें आवश्यकता है? तो डिफ्लेक्शन टार्क एक तो हो गया, दूसरा कंट्रोलिंग टार्क, और तीसरा रहेगा डैम्पिंग टार्क। तीन टार्क की आवश्यकता होती है। ठीक है। डिफ्लेक्सिंग टार्क क्या रहता है कि जो वैल्यू हम मेजर करेंगे उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में वो डिफ्लेक्शन करना चाहिए। ठीक है। लॉस नहीं होना चाहिए उसमें। उस राशि की मान होता है जिसे हम नापना चाहते हैं, जैसे कि वोल्ट मीटर में डिफ्लेक्शन टार्क वोल्टेज के बदलने से बदलेगा वहां पे। या करंट मीटर रहेगा, एमीटर, उसमें करंट के परिवर्तित होने से। और वाट मीटर पावर के परिवर्तित होने से। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कंट्रोलिंग टार्क। कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है? यह हमेशा डिफ्लेक्शन टार्क के विपरीत दिशा में काम करेगा। विपरीत दिशा में क्यों काम करेगा? कि भाई, जो एक तो डिफ्लेक्शन के लिए हमने यूज करा, जिसे मेजर करना है। अब कंट्रोल करना है, क्योंकि एक पॉइंटर को हमें जितनी वैल्यू है उस जगह पे वो कंट्रोल होना चाहिए, तो ये उसके विपरीत में काम करेगा और उसको जितनी वैल्यू है वहां पे लाके वो रोकेगा। हमेशा डिफ्लेक्शन टार्क के विपरीत वो काम करता है। पॉइंटर को जीरो पोजीशन में भी लाता है ये। ठीक है। जैसे हम, ये स्केल है हमारे पास, जब हम मेजर करें तो यहाँ पे पॉइंटर आया ये वाला। ठीक। अब हम मेजर वैल्यू को हटा लिए तो ये वापस इस जीरो की पोजीशन पे आना चाहिए। तो इसी को कंट्रोलिंग टार्क भी लाता है उसको। ठीक है। कंट्रोलिंग टार्क जीरो पोजीशन इंस्ट्रूमेंट तभी सही रीडिंग देता है जब कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्शन टार्क बराबर होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखेंगे अभी कंट्रोलिंग टार्क कौन कौन से हैं। देखो, पहले इसमें दिया है सील का धागा, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में यूज करते, और स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ये तीनों कंट्रोल रहते हैं। क्योंकि इसमें फॉस्फर ब्रॉन्ज के बने हुए एक स्प्रिंग का यूज करते हैं, जो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज की एक स्पिंडल प्रतिरोध कम तथा तापमान गुणांक भी उसका कम होता है। ठीक है। जैसे ये वाला जीरो पोजीशन पर ऐसा रहेगा, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग ये लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है। जब ये पॉइंटर इधर के साइड आएगा तो वो अपने आप में ऐसा घूमेगा कि वो एनर्जी को वहां पे स्टोर करेगा। ठीक है। फिर बाद में जैसे वो हट जाता है तो वो पूरा के पूरा उसका विरोध करता है। जैसे स्प्रिंग को हम देखे हैं, तो वो एक अगर दबाएंगे तो वो विरोध करेगा।
ठीक है, जैसे हटा लेते तो वो वापस उस पोजीशन में आ जाती है, उस प्रकार से वो काम करेगा स्प्रिंग कंट्रोल। और ग्रेविटी कंट्रोल की बात करें हम, तो गुरुत्वाकर्षण का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, यह विधि सिर्फ वर्टिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज की जाती है। ठीक है, यह तापमान प्रभाव इसके ऊपर कम रहता है और कंट्रोलिंग टार्क को बदला जा सकता है इसमें। ठीक है, अधिक समय तक कार्य कर सकता है ये, और यूनिफॉर्म स्केल के लिए यूज नहीं करते इसका हम। ठीक है, जैसे ये कंट्रोल वजन दिया है इसमें, और ये बैलेंस के लिए दिया है दोनों के बीच में। जब जैसे जैसे ये जाएगा, तो इधर की साइड अगर जाता है तो ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर एक आ जाएगा और एक इधर हो जाएगा, फिर ये इधर की ओर लाने के लिए कोशिश करेगा, नीचे वेट रहेगा। तो इस प्रकार से वो काम करेगा इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरा जो टार्क रहता है, तीसरा ये डैम्पिंग टार्क। डैम्पिंग टार्क की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? जब हम किसी पॉइंटर में, जैसे एक हमारा पॉइंटर स्केल के ऊपर चल रहा है, अब कंट्रोलिंग डिफ्लेक्शन टार्क तो चल रहा है, उसके बाद उसके कंट्रोलिंग में भी आ रहा है, लेकिन वो एक इस तरह से, पॉइंटर इस तरह से होगा। ठीक है, डैम्पिंग करेगा, और वो किसी एक पॉइंट पे स्थिर नहीं होगा, तो हमें रीडिंग लेने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने क्या करा, एक डैम्पिंग टार्क का यूज करा। पॉइंटर तेजी से अपनी फाइनल अवस्था में आ जाता है, और पॉइंटर इसमें फ्लक्चुएशन कम होगा। ठीक है, डैम्पिंग टार्क तीन प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के हम डैम्पिंग का यूज कर रहे हैं। एयर फिक्शन डैम्पिंग हो गया फर्स्ट वाला। एयर फिक्शन आजकल इस विधि का उपयोग कम किया जाता है। ठीक है, इस विधि का उपयोग कम किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आजकल ये विधि कम यूज होती है। अब ईडी करंट डैम्पिंग का यूज, उसमें क्या करते हैं, जैसे एक प्लेट है और परमानेंट मैग्नेट के बीच में ये प्लेट को हम घुमाते हैं, एल्यूमिनियम डिस्क को बोलते हैं जिसे हम। ठीक है, इस जब ये इसको कट करेंगे तो ये खुद का भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है, और लेंज के नियम के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। ठीक है, डैम्पिंग जब ये घूमेगी तो ये कट करेगा और ईएमएफ उत्पन्न होगा इसमें। ठीक है, और तीसरा हम जो यूज करते हैं, फ्यूल्ड फ्रिक्शन डैम्पिंग, मतलब जब हम एक बर्तन लेंगे इसमें, और ये पंखुड़ी टाइप का हम इसको लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब फ्रिक्शन रहेगा, तो जब वो घूमेगा तो ये क्या हो, घर्षण होगा, जिससे कि वो घर्षण उस परिवर्तन का विरोध करेगा। द्रव्य का चिपचिपापन, विस्कोसिटी जितना अधिक होगा उतना ही इससे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर यंत्र में यूज नहीं करेंगे हम। ऐसे यंत्र में भी यूज नहीं किया जा सकता जहां पर जगह से दूरी तक भेजते हम उसको। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, तो ऐसे पर नहीं। अब हम बात करेंगे मेन इंस्ट्रूमेंट पे आते हैं, जो कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी का पहले, सबसे पहले फुल फॉर्म पूछेगा, उसका फुल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन कौन रहता है, धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, इस कारण से ये यूनिफॉर्म स्केल में वर्क करेगा। इसमें क्या रहेगा, दो, एक परमानेंट है मैग्नेट है ये, उसके बीच में ये मूविंग कॉइल हम इसको लगाए, और इस मूविंग कॉइल में ही हम पॉइंटर को जोड़ दिए। ठीक है, और पॉइंटर जब ये कॉइल मूव करेगी, तो ये पॉइंटर भी मूव करेगा। ठीक है, ये पॉइंटर एल्यूमिनियम का बनाया है पॉइंटर, और ये है फॉस्फर ब्रांच स्प्रिंग कंट्रोल का हम इसमें यूज किया है। ये जब हम यहाँ से सप्लाई देंगे, स्प्रिंग का यूज हम सप्लाई देने में भी कर लेते हैं। और डिफ्लेक्शन टार्क जो उत्पन्न होती है, जितने यहाँ पर टर्न्स रहेंगे, और फ्लक्स डेंसिटी, और जो एरिया इसका रहेगा, और करंट जितनी जाएगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिफ्लेक्शन टार्क उत्पन्न होता है। अब कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग से उत्पन्न कराते हैं हम, स्प्रिंग से उत्पन्न कराते हैं। तो स्प्रिंग में क्या है, कंट्रोलिंग टार्क जो के फाइ होता है, स्प्रिंग स्थिरांक के है, और डिफ्लेक्शन कण हमारे पास फाइ है। ठीक है, अब ये हमारे पास हो जाएगा, जब स्थिर कब होगा पॉइंटर, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्शन टार्क दोनों बराबर होंगे तो वो स्थिर हो जाएगा। कंट्रोलिंग टार्क ये हमारे पास है, और ये डिफ्लेक्शन टार्क। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट, बाकी ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करेगा, नॉट ए आरएमएस वैल्यू को
मेजर नहीं करेगा ये, ठीक है। इसमें डैम्पिंग का हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करेंगे, ठीक है। यह डीसी सप्लाई पर काम करता है, एसी के ऊपर नहीं काम करेगा। अगर एसी सप्लाई से हम इसको कनेक्शन करते हैं तो ये रीडिंग जीरो शो करेगा। शुद्ध साइनसोइडल सप्लाई में एसी नापते हैं तो वो शून्य रीडिंग देगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट का पीएमएमसी से नापेंगे तो हमारे पास मिलेगा आई एम बटे पाई, वी एम बटे पाई, हमें ये देगा। यदि फुल वेव रेक्टिफायर है तो पीएमएमसी अगर मेजर कर रहे हैं तो 2 IM बटे पाई या फिर 2 VM बटे पाई, ये हमें आर मेस वैल्यू का शो करेगा, ठीक है। यदि हमारे पास आई बराबर I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी इस प्रकार से चलता रहेगा और वो पीएमएमसी से मेजर करेंगे हम, तो यह I0 देगा। ये I0 मतलब I का मान कितना होगा, जीरो होगा, ये रीडिंग जीरो देगा। स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग टूट जाती है इसमें तब भी यह शून्य ही मान देगा। क्यों? क्योंकि हम स्प्रिंग का यूज उसमें करंट बहने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज की बात करेंगे हम कि एडवांटेज होता क्या है। तो इसके लाभ, यह यूनिफॉर्म स्केल होती है इसकी, और इसमें स्केल में समान मान होते हैं, ठीक है। ईडी करंट डैम्पिंग इसमें यूज करते हैं और ये अच्छी डैम्पिंग प्रदान करती है। टार्क अच्छा प्राप्त होता है इससे, और इसका यूज करके वोल्ट मीटर और एमीटर बनाया जा सकता है, और इनकी रेंज को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है, इनकी रेंज को, ठीक है। इसमें शक्ति व्यय कम होती है, शक्ति की जो लॉसेस होता है वो कम होता है। और टार्क टू वेट रेशियो, जिसे हम टार्क बटे वजन, टार्क टू वेट रेशियो बोलेंगे, जो कि फ्रिक्शन को प्रदर्शित करता है, अधिक होता है इसका, तो इसमें फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की लॉसेस की बात करें अगर हम, तो लॉसेस क्या है कि ये महंगा होता है, ज्यादा सेंसिटिव होते है, ठीक है। और डीसी पर ही काम करते, केवल ये डीसी को मेजर करेगा, एसी को नहीं मेजर करेगा, एसी मेजर नहीं करेगा, ठीक है। ताप त्रुटि तथा घर्षण त्रुटि इसमें होगी, कौन सी, टेम्परेचर एरर एंड फ्रिक्शन एरर इसमें होती है, ठीक है। इसका यूज हम अधिकतर वोल्टमीटर और एमीटर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एमीटर। एमीटर क्या करता है, एमीटर धारा को मापता है, ठीक है, जैसे कि ये है। और एमीटर को ध्यान रहे कि इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, और एमीटर समांतर में लगा दिया जाए तो इसमें उच्च धारा बहेगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध कम है। और समांतर में यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। और वोल्टामीटर की बात करेंगे हम, तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। किसका, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। यदि वोल्ट मीटर को श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो उच्च प्रतिरोध होने के कारण इसमें निम्न धारा बहेगी। कैसी धारा बहेगी, निम्न धारा। अब पीएमएमसी एमीटर की रेंज को बढ़ाना है हमें, ठीक है। आई एम मीटर धारा है, आई एम ये वाली, ठीक है, मीटर धारा, और ये संट धारा है, ठीक है। और ये संट प्रतिरोध और मीटर का कुछ ना कुछ प्रतिरोध रहेगा, ये दिया है। और ये हमारे पास करंट आ रही है, ठीक है, संट प्रतिरोध लगने के बाद धारा। अब इसमें देखो, इसका कार्य है धारा को बाईपास करना, ठीक है, कौन सा, संट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम बराबर जो हमारे पास मेजर जितनी कर सकता वो, और अब हम जो मेजर कर रहे हैं वो वैल्यू, ठीक है, एम आ जाता है। अगर हम इस तरह से इसमें भी देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास आ रही है, और हमें संट करंट निकालना, टोटल जो करंट आ रही वो, और मीटर का रेजिस्टेंस बटे संट रेजिस्टेंस प्लस
मीटर रेजिस्टेंस। उसी प्रकार अगर मीटर की करंट निकालना है तो आई गुणित, ये भी गुणित रहेगा ना, शंट प्रतिरोध प्लस मीटर प्रतिरोध, ये वाला दोनों की दोनों फार्मूले आप याद रखना। ठीक है, अब हम देखो ये हमारे पास है, अब हम इसको लिख सकते हैं, ये आई जब इधर चले जाएगा तो ये हम लिख सकते हैं इसको, भाई इसको क्या करा उन्होंने पलट दिया है, नहीं तो आर एस एच बटे आर एस एच प्लस आर ए बराबर आई एम बटे आई होगा, लेकिन इसको बदला आई बटे आई एम, ये हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम रखा, तो यही हमारे पास शंट रेजिस्टेंस प्लस मीटर का रेजिस्टेंस बटे शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा शंट प्रतिरोध हमें निकालना रहेगा, तो हम इससे निकाल सकते हैं इसका यूज करके। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है कि एमीटर की रेंज को एक्सटेंड करना है। ठीक है, एक ये न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड ही है, इसको हम करेंगे। एक मूविंग कॉइल एमीटर प्रतिरोध इसका है 50 ओम, यदि 1 मिली एम्पियर धारा नापता है तो एम्पियर धारा नापने के लिए शंट में कितने ओम प्रतिरोध लगाए। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास कितनी मेजर करना है वैल्यू, तो 1, तो 1 मिली एम्पियर को हम पहले करेंगे एम्पियर में, तो 1 गुणित 10 की घात माइनस 30 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हम शंट में प्रतिरोध को निकालना है, तो हम क्या करेंगे आर ए बटे एम माइनस वन, तो हमारे पास आ जाएगा आर ए कितना है 50 एंड आर एम 1 इंटू 10 टू पावर -3 -1, 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 है ना, 0.0505 आ जाएगा। ठीक है, समांतर प्रतिरोध का मान घटाने पर एम्पियर की रेंज बढ़ जाती है इसमें। ठीक है, कैसे होगी, बढ़ जाएगी। आगे करते हैं हम अभी इसमें। देखो, वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाना, वोल्टमीटर की रेंज को किस तरह से हम बढ़ाएंगे उसको देखेंगे अभी हम इसमें। वोल्टमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये है पीएमएम सिस्टम लगाया और उसके सीरीज में हम हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और उसमें क्या करते हैं लो वैल्यू शंट में करते हैं, तो रेशियो हमारे पास एम का मान बनेगा ये वी बटे वी एम होगा इसमें। ठीक है, ये किस तरह से बना ये हम देख सकते हैं इसमें, तो वी एम जो मीटर का वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज दे रहे हैं ये गुणित मीटर का रेजिस्टेंस आर एम प्लस सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये है। अब हमारे पास इसका गुना हम इसमें कर सकते हैं और इसको हम निकाल सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा सीरीज रेजिस्टेंस से निकालने के लिए फार्मूला, सीरीज रेजिस्टेंस बराबर आर एम एम माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसको याद रखो आप, जिस प्रकार से उसमें करा था हमने एम बराबर आई बटे आई एम बराबर वी बटे वी एम, यही वाला। लेकिन बस उतनी बात है कि संट में हम निकाल रहे थे, संट में क्या निकाल रहे थे, संट प्रतिरोध, तो यहाँ पे हम कर रहे थे मीटर का रेजिस्टेंस बटे एम माइनस वन, ये था हमारे पास। और आने के लिए उच्च श्रेणी मान का प्रतिरोध हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, इसके भी न्यूमेरिकल को अगर हम देखते हैं, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 ओम, तथा यह 10 वोल्ट को नाप सकता है, कितने वोल्ट को, 10 वोल्ट को। तो ये 100 को नापने के लिए कितने ओम का श्रेणी में प्रतिरोध ऐड करना है, ये कितने मेजर कर रहा था पहले, 10। ठीक है,
तो हम कितना करेंगे, 100 करना है, तो ये 10 करेंगे तो एम का मान निकलेगा यहाँ सबसे पहले। तो ये 10 एम का मान आ गया। ठीक है, अब सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज का, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 100 है, और 10 - 1 करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। 9 का गुना इसमें तो 900, 900 ओम का रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, रेक्टिफायर की बात करेंगे हम। रेक्टिफायर टाइप यंत्र, ये दो प्रकार के रहेंगे, एक तो हाफ वेव, एक फुल वेव होगा। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर यंत्र क्या करता है, ये एसी में धारा रहेगा, उसमें 0.45 इंटू डीसी धारा का होगा। ठीक है, एसी में सेंसिटिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 0.45 एंड डीसी सेंसिटिविटी, यानी कि 45% ऑफ डीसी। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करेंगे तो यंत्र क्या करेगा, ये एसी में धारा रहेगी 0.90 डीसी धारा का, तो ये सेंसिटिविटी भी इसकी हो जाएगी 0.90 डीसी की सेंसिटिविटी। क्यू यंत्र क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर मीटर क्या होता है, यह श्रेणी अनुनाद है, यह नियत कार्य करता है और सर्किट में क्यू फैक्टर को नापता है। क्यू फैक्टर को मेजर करेगा, फ्रीक्वेंसी को नापेगा, इंडक्टेंस को भी मापेगा और सेल्फ कैपेसिटर को भी नापता है। अब हम बात करेंगे मूविंग आयरन। मूविंग आयरन टाइप मतलब कि इसमें जो मूव करती है वो आयरन एक मूव करती है इसमें। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, दो प्रकार के, तो एक होगा इसका आकर्षण मतलब एट्रैक्शन टाइप, दूसरा होगा रिपल्शन जो रिपल्शन टाइप का रहेगा। डिफ्लेक्शन टार्क अगर इसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन टार्क का, तो 1/2 I² डी एल बटे डी 5 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, इसमें जो करंट है ये धारा है, और डीएल प्रेरकत्व में परिवर्तन होगा, और ये डिफ्लेक्शन में परिवर्तन एंगल में। तो जो डिफ्लेक्शन होगा करंट के स्क्वायर में होगा, इसका मान आरएमएस मान के स्क्वायर में रहेगा। और जो मूविंग आयरन रहता है एम आई, जिसको एम आई बोलेंगे, ठीक है, ये एसी और डीसी दोनों को मेजर करेगा। ठीक है, एसी एंड डीसी में। और जो पीएमएमसी रहता है ये केवल डीसी पर वर्क करता है, एसी पर नहीं। ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग टार्क स्प्रिंग या ग्रेविटी से दे सकते हैं हम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है ये इसमें, और स्केल समान भागों में विभाजित नहीं होते, अलग अलग रहता। ठीक है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें हम यूज करते हैं डैम्पिंग के लिए, तो एयर फ्रिक्शन। इसकी अगर हम एडवांटेज की बात करेंगे तो इसकी रीडिंग काफी एक्यूरेटली होती है, एसी और डीसी दोनों में काम करेगा, वो मूविंग कॉइल सस्ता होता है, कुछ देर तक ओवरलोड की स्थिति में भी ये वर्क कर सकता है। ठीक है, लेकिन लॉसेस की बात करेंगे हम तो इसमें शक्ति जो पावर लॉस रहता है उसमें ज्यादा रहती एज कंपेयर पी एम एम सी इंस्ट्रूमेंट के, और फ्रीक्वेंसी के कारण त्रुटि आते हैं, स्केल समान भागों में विभाजित नहीं होती है। ठीक है, इसका उपयोग, तो इसका उपयोग एमीटर वोल्टमीटर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे पीएमएमसी मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के बीच में डिफरेंस है। ये ओनली डीसी पर काम करेगा, ये एसी डीसी दोनों पे काम करेगा मूविंग आयरन। ठीक है, ईडी करंट डैम्पिंग यूज करते हैं हम, इसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज किया जाता है। और कंट्रोलिंग टार्क स्लिप रिंग से देते हम इसमें, और इसमें स्प्रिंग तथा ग्रेविटी दोनों कंट्रोलिंग टार्क हम यूज कर सकते हैं। ठीक में, इसमें शक्ति की वेव कम होती है और इसमें अधिक होती है पावर, ये महंगे होते हैं और ये सस्ते होते हैं। मूविंग आयरन डिफ्लेक्शन टार्क धारा के समानुपाती होता है और उसमें धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। संवेदनशील होते हैं और ये रूढ़िगत होते हैं। ठीक है, डीसी में वोल्टमीटर एमीटर वाटमीटर आदि के लिए यूज किया जाता है, और एसी और डीसी दोनों में वोल्टमीटर एमीटर आवृत्ति मीटर शक्ति मापने के लिए इसका यूज करते हैं हम। ठीक है, पतले तार से ज्यादा टर्न से मिलाकर बना होता है। ठीक है, यह डायनेमो के स्थिरांक पर काम करता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, एसी डीसी दोनों को मेजर कर सकता है और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये करंट कॉइल है, दो भागों में अलग अलग कटी है और ये पीसी है। ठीक है, पोटेंशियल कॉइल मूविंग कॉइल कॉइल होती है जिसमें पॉइंटर इसमें जुड़ा रहेगा। ठीक है, पतले तार से ज्यादा टर्न मिलाकर बनाई जाती है इसमें, और डायनेमो के सिद्धांत पर काम करेगा और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है।
इसलिए इसे इलेक्ट्रोडायनोमीटर कहते हैं। एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है या फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज करते हैं हम इसको। ठीक है। जब करंट को कॉइल से सप्लाई को जोड़ते हैं तो इसमें धारा बहती है तथा करंट कॉइल में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण पोटेंशियल कॉइल में तथा यह स्केल पर नापने लगता है। ठीक है। तो ये हमारे पास याद रहना चाहिए, ये फार्मूले भी आप याद रखिए। तो ये डिफ्लेक्शन किस प्रकार से होता है ये देख सकते हैं आप। इसका यूज हम वोल्टमीटर में, एमीटर में, वाट मीटर में बनाने में के लिए करेंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एमीटर किस प्रकार से बनाते हैं और किस प्रकार से नहीं। अभी एक छोटा सा वीडियो है, इसको मैं यहीं तक रोकूंगा, उसके बाद और आगे बढ़ूंगा मैं। ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।